सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। कंप्यूटर की जो हमारी सीरीज चल रही है एचएसएससी 2026 हरियाणा पुलिस के लिए, आज जो है इसकी हम क्लास नंबर 42 करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 42 करने वाले हैं। और आज हमारा जो है ये इस सीरीज का, कंप्यूटर की सीरीज का जो है लास्ट चैप्टर रहने वाला है, जिसके अंदर हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं, पाइथन लैंग्वेज जो है हम यहाँ पर करने वाले हैं। इसके अंदर जैसा मैंने आपको कमिटमेंट किया था, पूरी सीरीज के अंदर बेसिक टू एडवांस करवाऊंगा, ठीक है। और वो मैं जो है कमिटमेंट पूरा आज कर रहा हूं, ठीक है। बेसिक टू एडवांस आप सभी ने देखा होगा, पहले जो 11 लेक्चर थे वो मैंने सारे बेसिक के करवाए थे, और उसके बाद जो है 4 टॉपिक जो है मैंने यहां पर एडवांस के करवाए मेरे भाई, ठीक है। 4 टॉपिक में मैंने क्या क्या करवाया, इसके अंदर सी लैंग्वेज करवा दिया, C++ लैंग्वेज करवा दिया, ठीक है। और कौन सा करवाया था, DBMS करवा दिया, और आज हम यहां पर जो है पाइथन लैंग्वेज कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी, सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। और इन सभी की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जो है आप अपनी सारी पीडीएफ को जो है बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। बस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दिया करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो, बस इतना सा जो है कमिटमेंट और आपसे मैं चाहता हूं मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में, जैसे हमने पहले चैप्टर्स किए थे उन्हीं भाषा में, उसी आसान तरीके से जो है इस पाइथन लैंग्वेज को हम करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरुआत कर लेते हैं। पाइथन का सबसे पहले परिचय देख लेते हैं, पाइथन क्या है मेरे भाई, ठीक है। तो आसान भाषा में समझे तो पाइथन एक हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। यह बहुत सरल है और इसे पढ़ना इंग्लिश पढ़ने जैसा लगता है मेरे भाई। डायरेक्ट आपसे कोई पूछे भाई बताइए पाइथन लैंग्वेज क्या है, तो सीधी सी आप ये बताएंगे पाइथन एक जो है हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये इतनी आसान है, सारे इंग्लिश के शब्द आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। इसके अंदर कोडिंग सिर्फ नाम नाम की है, बाकी सारा जो है इंग्लिश से रिलेटेड जो लैंग्वेज होती है ना, जैसे हम यूज करते हैं इंग्लिश के वर्ड्स, सेम उन्हीं वर्ड्स के ऊपर जो है ये लैंग्वेज बनाई गई है। अब सबसे पहले देख लेते हैं इसका उपयोग, यानी कि पाइथन लैंग्वेज का उपयोग कहाँ कहाँ और किस क्षेत्र में किया जाता है। तो सबसे पहले एआई की फुल फॉर्म हो जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगी। अब क्वेश्चन एक मैं आपसे यहाँ से पूछ लेता हूँ, बताइए क्या USTIUN होता है ना क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछूं भाई। अच्छा ये बता दो कि एआई का जनक किसे कहा जाता है। ये कंप्यूटर से ही रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, बहुत बार आपने कंप्यूटर के सेक्शन में इस क्वेश्चन को देखा भी होगा, ठीक है। एआई का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है मेरे भाई। इस क्वेश्चन का जो है आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। वापस हम जो है आ जाते हैं इसी लेक्चर पर। तो जो ये पाइथन लैंग्वेज है, इसका उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने में किया जाता है, मशीन लर्निंग में इसका उपयोग किया जाता है, डेटा को एनालिसिस करने में जो है पाइथन लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है, और एप्लीकेशंस बनाने में जो है पाइथन लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं इसका स्वभाव क्या है, नेचर क्या है। ये एक ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड लैंग्वेज तो है ही, जैसे हमने सी और सी लैंग्वेज को देखा है। सी लैंग्वेज को हमने देखा था ना, ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी, लेकिन ये जो पाइथन लैंग्वेज है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के साथ ओपन सोर्स भी है, यानी इसका कोड फ्री में अवेलेबल है और इसमें कोई भी सुधार कर सकता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक तो ओपन सोर्स होता है, ओपन सोर्स, और एक क्या होता है, एक होता है क्लोज सोर्स मेरे भाई, ठीक है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब होता है, इसके अंदर कुछ भी आप एडिट कर सकते हैं, कुछ भी जाके लिख सकते हैं। लेकिन जो क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इनके अंदर जाके जो है आप दोबारा एडिट नहीं कर सकते, ये प्री डिफाइंड होते हैं, इनको पहले से ही जो है बना दिया जाता है, बाद में कोई जाके इसके अंदर छेड़छाड़ नहीं कर सकता, एडिट नहीं कर सकता मेरे भाई। आई बात समझ में। उसके बाद हम चलते हैं आगे और पाइथन का अब इतिहास देख लेते हैं भाई, ठीक है। जनक अगर आपसे पूछे भाई जनक कौन है पाइथन का, तो आप बताएंगे गाइडो वेन रोसुम जो है, इनके द्वारा जो है पाइथन लैंग्वेज को बनाया गया था। साल की बात करें तो इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी, लेकिन इस पर काम जो है 1980 में शुरू हो गया था, यानी कि जो पाइथन लैंग्वेज पर जो काम था ना वो 1980 में शुरू हो गया था, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। नामकरण की बात करूं तो इसका नाम किसी सांप अजगर पर नहीं है। बहुत से लोगों को लगता है जो पाइथन लैंग्वेज बनाई है या फिर इसका जो नाम है वो किसी सांप या अजगर के नाम पर जो है रखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक मशहूर टीवी शो होता था जिसका नाम था मोंटी एस पाइथन फ्लाइंग सर्कस, इसके नाम पर ही जो है इस लैंग्वेज का नाम रखा गया है मेरे भाई, ठीक है। शुरुआत की बात करूं तो इसको कहां पर बनाया गया है, तो नीदरलैंड के इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, यहीं पर जो है इसको बनाया गया है मेरे भाई, ठीक है। अब देख लेते हैं एचएसएससी के लिए स्टैटिक पॉइंट्स, एचएसएससी कैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहां पे देखो पाइथन पहली बार कब रिलीज हुई थी, तो 1991 में पाइथन को पहली बार रिलीज किया गया था। फादर ऑफ पाइथन कौन है, तो गाइडो वेन रोसुम को जो है
फादर ऑफ पाइथन बोला जाता है। नेचर की बात करूं तो यह इंटरप्रेटेड भाषा है, इंटरप्रेटेड भाषा है। इंटरप्रेटेड का मतलब क्या है? लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन मेरे भाई, ठीक है। यानी कि पहले एक लाइन चेक करेगा, फिर दूसरी लाइन चेक करेगा, फिर तीसरी लाइन चेक करेगा। पढ़ा था हमने बेसिक में, पढ़ा था कि भाई एक तो कंपाइलर होता है जो एक बार में ही पूरा कोड जो है कंपाइल करके छोड़ देता है, और एक होता है इंटरप्रेटर जो कि लाइन बाय लाइन एक एक लाइन करके जो है चेक करता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये ऐसा ही है। पाइथन लैंग्वेज क्या है? ये एक इंटरप्रेटर भाषा है। इसका मतलब कोड लाइन दर कोड जो होता है ना, पाइथन लैंग्वेज का जो कोड होता है वो लाइन दर लाइन यानी कि एक एक लाइन करके जो है चेक होता है। प्लेटफॉर्म की बात करूं तो यह किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर जो है रन किया जा सकता है, चलाया जा सकता है, विंडोज हो, लाइनेक्स हो या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो मेरे भाई, ठीक है। फर्स्ट रिलीज की बात करूं तो इसका पहला वर्जन कौन था? 0.9.0 जो है इसका पहला वर्जन होता था मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, पाइथन के कुछ संस्करण देख लेते हैं। पाइथन समय समय पर अपने आप को अपडेट करती रहती है। अब तक पाइथन के मुख्य रूप से 3 वर्जन्स लॉन्च हो चुके हैं, यानी कि 1.0 आ चुका है, 2.0 आ चुका है और 3.0 आ चुका है। इनमें बहुत सारे संस्करण थे, जैसे कि 1.1 आएगा, 1.2 आएगा, 1.3 आएगा, 1.4 आएगा, 1.5 आएगा और 1.6 आएगा। इसके बाद 2.0 संस्करण आ गया था। 2.0 के अंदर भी बहुत सारे आए थे। 2.1 आया था, 2.2 आया था, 2.6 आया था, 2.7 तक ही आए थे। उसके बाद पाइथन 3.0 लॉन्च कर दिया गया था, और 3.0 के ये कहां तक चला? 3.11 तक नहीं, आगे भी है, 3.14 तक चला, और ये लेटेस्ट है भाई 2025 के अकॉर्डिंग मेरे भाई, ठीक है। सारे आपको याद नहीं रखने हैं, ना ही आपसे पूछेगा। आपको एक तो ये लास्ट वाला याद रखना है, डायरेक्ट आपसे पूछेगा बताइए पाइथन का लेटेस्ट वर्जन जो है 3.14 कब आया था? 2025 में आया था, आपको बताना पड़ेगा। या फिर आपसे ऐसे पूछ लेगा घुमा के, बताइए पाइथन का जो लेटेस्ट संस्करण है 2025 में कौन सा रिलीज किया गया था? तो आपसे 4 ऑप्शन दे देगा, 3.11, 3.12, 3.13 और 3.14। तो वहां पे आपको बताना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। एक पहले वाला ईयर आप याद रख लेना। आगे अब हम आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब देख लेते हैं एचएसएससी कैसे क्वेश्चन पूछ सकती है। पाइथन 1.0 आधिकारिक तौर पर कब लॉन्च किया गया था? 1994 में जो इसको लॉन्च किया गया था। पाइथन 2.0 कब आई थी? तो 2000 में ये पाइथन 2.0 आई थी। पाइथन 3.0 कब आई थी? साल 2008 में जो है पाइथन 3.0 का संस्करण जो है लॉन्च किया गया था, और इसी वर्जन में 3.0 में ही जो है बहुत बड़े बड़े जो है बदलाव किए गए थे मेरे भाई, ठीक है। ईयर गैप की बात करूं तो पाइथन 2.2 और 3 के बीच में लगभग कितने साल का अंतर है? तो 8 साल का अंतर है। मतलब कि ऐसे चला था ना, 2.1 आ गया, फिर 2.2 आया, फिर 2.3 आया, ऐसे करके जो है जब 3.0 आया ना, तो इन दोनों के गैप कितना था? 8 साल का जो है इन दोनों के बीच में गैप था मेरे भाई, ठीक है। ऐसे ही एसएससी क्वेश्चन पूछती है मेरे भाई। अब देख लेते हैं पाइथन की विशेषताएं, देख लेते हैं क्या क्या विशेषताएं। तो सबसे पहले इजी टू कोड है, कोड के लिए आसान। तो पाइथन का जो सिंटैक्स है, लिखने का तरीका बहुत ही सरल है मेरे भाई, ठीक है। तो जो पाइथन का सिंटैक्स होता है ना, लिखने का तरीका होता है, वो बहुत ही सरल होता है। दूसरी भाषाओं में जैसे सी हो गई, C++ होगी, जावा के मुकाबले में इसमें कोड लिखना और समझना बहुत आसान होता है। इसे कोई भी नया व्यक्ति जो है जल्दी से सीख सकता है। वर्तमान में यही बोला जाता है। सी हो गई, C++ होगी, जावा होगी, इन सब के कंपैरिजन में जो है पाइथन लैंग्वेज सीखना बहुत ज़्यादा जो है आसान है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। फ्री एंड ओपन सोर्स की बात करूं तो अभी हम देख के आए हैं, ओपन सोर्स ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें कुछ भी जो है एडिट किया जा सकता है। यहाँ पे देखो, आसान भाषा में पाइथन को इस्तेमाल करने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, यह एकदम फ्री है, और इसका सोर्स कोड इंटरनेट पर सबके लिए उपलब्ध है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो लैंग्वेज है इसको देख लेते हैं। आसान भाषा में समझो तो यह भाषा क्लासेस और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। जैसे कि हम पीछे C और C++ लैंग्वेज देख के आए थे ना, वो भी जो है ऑब्जेक्ट और क्लास के ऊपर आधारित थी ना। तो ये भी जो पाइथन लैंग्वेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, और क्लासेस और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। यह एनकैप्सुलेशन जैसे महत्वपूर्ण फीचर को सपोर्ट करती है, जिसे प्रोग्राम को व्यवस्थित और सुरक्षित रखा जा सकता है मेरे भाई, ठीक है। एचएसएससी के लिए स्टैटिक जीके पॉइंट्स आपको क्या याद रखने? कंपैरिजन, C++ और जावा की तुलना में पाइथन का कोड छोटा और पढ़ने में आसान होता है मेरे भाई, ठीक है। लाइसेंसिंग की बात करूं तो पाइथन एक ओपन सोर्स भाषा है, फ्री में इंटरनेट पर जो है ये अवेलेबल है। इसे पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन मैनेज जो है करता है मेरे भाई, ठीक है। ये जो है पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है, यही पाइथन की जो है देखरेख करता है मेरे भाई, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रोग्रामिंग पैराडिगम की बात करें तो पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने के साथ साथ जो है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है। तो याद रखना, आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए पाइथन जो है कौन सी प्रोग्रामिंग
पैराडिगम है, तो आपको जो है ये ऑप्शन हो सकता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑप्शन ना दे, आपको क्या दे दे, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग दे दे ऑप्शन, तो आपको जो है ये प्रोसीजर प्रोग्रामिंग जो है देना पड़ेगा। अगर दोनों दे दे तो दोनों आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं पोर्टेबल लैंग्वेज। पोर्टेबल लैंग्वेज का क्या मतलब होता है, जब कोई सामान आप अपने साथ कैरी करके ले जा सकते हैं, जैसे कि लैपटॉप क्यों बनाए गए थे, डेस्कटॉप जो होते थे हम उनको कहीं पर लेके नहीं जा सकते थे, तो लैपटॉप जो बनाए गए वो पोर्टेबल इसलिए बनाए गए ताकि हम अपने साथ उनको कैरी कर सके और कहीं भी जो है अपने साथ लेकर जा सके, तो ये पोर्टेबल लैंग्वेज है। देख लेते हैं, अगर आपने पाइथन का कोड विंडो पर लिखा है तो वह सेम कोड बिना किसी बदलाव के लाइनेक्स, यूनिक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर चला जाएगा, इसे बार बार बदलने की जरूरत नहीं होती, इसीलिए जो है ये पोर्टेबल लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल के तौर पे समझो, जैसे कि डेस्कटॉप है, आपके घर में डेस्कटॉप कंप्यूटर है, उसको आप नहीं ले जा सकते ना, आपको साथ में क्या लेके जाना पड़ेगा, लैपटॉप लेके जाना पड़ेगा। ऐसे ही जो है C++ या फिर सी लैंग्वेज के जो कोड होते थे ना, उनमें थोड़ा सा चेंज करना होता था अगर वो विंडोज पे लिखे होते थे, लेकिन जो पाइथन लैंग्वेज है इसको अगर आपने इसका कोड जो है विंडोज पर लिखा है तो वो ही सेम कोड जो है आपका लाइनेक्स पर भी रन कर जाएगा, यूनिक्स पर भी रन कर जाएगा और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी रन कर जाएगा, इसे बदलने की जरूरत नहीं होती मेरे भाई, ठीक है। आप सभी जानते हैं पाइथन लैंग्वेज जो है हाई लेवल लैंग्वेज है। कोड लिखते समय आपको कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी या फिर सिस्टम आर्किटेक्चर की चिंता नहीं करनी पड़ती, यह काम पाइथन जो है खुद कर लेती है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। इंटीग्रेटेड लैंग्वेज की बात करूं तो इसके कोड को आप दूसरी भाषाओं जैसे सी या फिर C++ के साथ आसानी से जो है जोड़ सकते हैं, इसको इंटीग्रेटेड बोलते हैं। इंटीग्रेटेड मतलब एक चीज को दूसरी चीज से जो है कनेक्ट करना, यही इंटीग्रेटेड कहलाता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये जो पाइथन लैंग्वेज है ये अपने आप जो है आराम से बिल्कुल बिना किसी टेंशन के, बिना किसी दिक्कत के जो है दूसरी भाषा के साथ जो है जुड़ जाती है मेरे भाई, ठीक है। आगे देख लेते हैं, एक्सटेंसिबल फीचर्स देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, आसान भाषा में आप पाइथन के कोड को अन्य भाषाओं में भी लिख सकते हैं और उन्हें कंपाइल कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। ये क्या चल रही थी, ये विशेषताएं चल रही थी मेरे भाई, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये क्या चल रही है, विशेषताएं चल रही है पाइथन की। 7वीं विशेषताओं पे हम आ चुके हैं। क्या थी 7वीं विशेषताएं, ये थी 7वीं विशेषताएं, ठीक है। अब देख लेते हैं 8वीं विशेषता क्या है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, GUI है। ग्राफिक यूजर इंटरफेस आसान भाषा में कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाले बटन और मेन्यू जैसे सॉफ्टवेयर में होते हैं, बनाने के लिए पाइथन में बहुत सारे मॉड्यूल अवेलेबल है, जैसे PyQtR और PyQt5। ये जो है ग्राफिक यूजर इंटरफेस, इसका तो मतलब समझते हो ना, GUI का। पहले क्या होता था, कमांड लाइन इंटरफेस होता था जिसमें कोड लिखना होता था और बड़ा ही बोरिंग होता था वो चीजें। जैसे ही ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया, मतलब कि एरो दिखा के क्या काम कैसे करना है, मतलब एक व्यवस्थित और कलरफुल तरीके से जो चीजें दिखती है। वर्तमान में आप जैसे आपको जो बुक्स होती है वो पढ़ना बोरिंग लगता है, लेकिन उसके अपेक्षा जो आजकल AI का जमाना चल रहा है, सारे AI से रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स बना देते हैं। जैसे कि यहाँ पे थ्योरी लिखी गई है, फॉर एग्जांपल ये थ्योरी लिखी गई है, यहाँ पे इसका जो है चित्र मिल जाएगा, यहाँ पे एरो का निशान, ये इस तरीके को क्या बोलते हैं, GUI इंटरफेस इसको बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। किसी चीज को बेटर तरीके से जो है दिखाना, उसको जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब यहां से देख लेते हैं HSSC के लिए स्टैटिक जी के पॉइंट्स क्या होता है। पाइथन एक क्रॉस प्लेटफॉर्म भाषा है मेरे भाई, ठीक है। मेमोरी की बात करूं तो हाई लेवल होने के कारण यूजर को मेमोरी मैनेज नहीं करनी पड़ती मेरे भाई, ठीक है। GUI मॉडल PyQt और टिंक्टर पाइथन के मुख्य GUI बनाने वाले टूल्स है मेरे भाई, ठीक है। तो ये मुख्य टूल्स हैं भाई जो पाइथन को GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाते हैं। PyQt और टिंक्टर, ये दोनों याद रखना इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे और वेब की बात करें तो Django और फ्लैस्क पाइथन के मशहूर वेब फ्रेमवर्क है, तो इन दोनों को भी याद रखना। डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, बताइए जो ये पाइथन लैंग्वेज है इसके मशहूर वेब फ्रेमवर्क कौन हो जाएंगे, तो Django और फ्लास्क जो है ये दोनों इसके जो है मशहूर वेब फ्रेमवर्क हो जाएंगे मेरे भाई। आगे चलते हैं, पाइथन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है तो देख लेते हैं। AI और मशीन लर्निंग में जो है पाइथन लैंग्वेज का यूज होता है। वेब डेवलपमेंट यानी कि वेब जो एप्लीकेशंस होती हैं या फिर वेबसाइट होती है उनको बनाने में भी जो है पाइथन लैंग्वेज का उपयोग होता है, ठीक है। डेटा एनालिसिस, डेटा को समझने और उसे सही तरीके से दिखाने के लिए जो है पाइथन लैंग्वेज का यूज होता है। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाने में भी जो है पाइथन लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है मेरे भाई, ठीक है। ये मोटे मोटे यूज है पाइथन लैंग्वेज के, यहाँ पर जो है ये ज़्यादा यूज होती है मेरे भाई। सबसे ज़्यादा AI में यूज होते हैं, याद रखना। और AI में यूज इसलिए होती है क्योंकि ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं पाइथन के फायदे देख लेते हैं, यानी कि एडवांटेज ऑफ पाइथन लैंग्वेज देख लेते हैं। उच्च स्तरीय भाषा है, आप सभी जानते हैं ये इसका एडवांटेज है भाई। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे समझना और इसे कोड करना बहुत आसान है मेरे भाई।
सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, पढ़ने में सरल है, इसके कोड को लिखना पढ़ना और समझना किसी सामान्य अंग्रेजी भाषा को पढ़ने जैसा है। निःशुल्क फ्री है पाइथन को, आप सभी जानते हैं, इसका इस्तेमाल आप एकदम से फ्री से कर सकते हैं, इसके लिए कोई लाइसेंस फीस आपको नहीं देनी होती है। ओपन सोर्स है, कभी भी ओपन सोर्स भाषा है जिसको जो है आप एडिट कर सकते हो, ठीक है, सभी के लिए अवेलेबल है। डायनेमिक टाइपिंग की बात करूँ तो यह एक गतिशील भाषा है जो वेरिएबल के प्रकार को तब तक नहीं समझती जब तक कोड रन न हो जाए। पोर्टेबल है, इसका कोड बिना किसी बदलाव के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर, विंडोज, लाइनेक्स या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर जो है चलाया जा सकता है। कहने का मतलब है अगर कोई कोड आपने विंडोज के ऊपर लिखा है ना, तो वही विंडोज का कोड जो है लाइनेक्स पे भी चल जाएगा और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी चल जाएगा बिना किसी चेंजिंग के मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। ये हमने एडवांटेज देख लिए, यहाँ पे पाइथन के जो है नुकसान लिखे गए, डिसएडवांटेज लिखे गए हैं, इनको भी प्लीज़ जो है आप एक एक करके पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। डिसएडवांटेज से वैसे इतना ज़्यादा नहीं पूछते हैं, फिर भी एक बार आप पढ़ लेना। एडवांटेज मैंने बता दिया है, डिसएडवांटेज जो है आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, और एचएसएससी कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकती है तो देख लेते हैं। मेमोरी, पाइथन हाई मेमोरी कंज्यूमर जो है भाषा है। स्पीड की बात करूं तो पाइथन की सबसे बड़ी कमी इसकी लो एग्जीक्यूशन स्पीड है, और यूसेज की बात करूं तो इसे मुख्य रूप से सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। नेचर, यहाँ पे यह एक डायनामिकली टाइप्ड भाषा है, यानी वेरिएबल का टाइप रन टाइप जो है रन टाइप पर तय होता है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे, अब हम देख लेते हैं वेरिएबल। बहुत सारी चीजें जो है आई होप आपने सी लैंग्वेज में भी पढ़ी होगी, C++ में भी पढ़ी होगी, जैसे कि वेरिएबल हो गया, क्लास हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये सारे वहीं से पीछे से चले आ रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप एक लैंग्वेज अच्छे से सीख लेते हो ना, तो बाकी सारी लैंग्वेज ईजिली आपको आ जाती है मेरे भाई, ठीक है। तो वेरिएबल देख लेते हैं। वेरिएबल क्या होता है, तो जब हम पाइथन में कोई डेटा जैसे नंबर या नाम सेव करना चाहते हैं, तो कंप्यूटर की मेमोरी में उसके लिए एक जगह आरक्षित रिजर्व हो जाती है, उस जगह को जो नाम दिया जाता है उसे ही वेरिएबल कहते हैं मेरे भाई। बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूं, आई होप आपको समझ आया होगा। सिंपल सी बात है। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल ऐसी जगह होती है जहां पर कोई नंबर या नाम जो है सेव करना चाहते हैं हम, ठीक है। कंप्यूटर की मेमोरी में उसके लिए एक जगह रिजर्व हो जाती है मेरे भाई, ठीक है। उस जगह को जो नाम दिया जाता है ना, जैसे कि हमने कोई जगह का नाम दे दिया, जैसे कि हमने ये जगह एक एलोकेट कर दी, इसका नाम दे दिया हरीश, तो ये हरीश क्या बन गया, ये एक हरीश जो है वेरिएबल बन गया मेरे भाई। आई बात समझ में, यहाँ तक आगे चलते हैं। काम करने का तरीका, वेरिएबल एक खाली डिब्बे की तरह होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, जिसमें आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, नंबर डाल सकते हो, वर्ड डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो मेरे भाई, ठीक है। वैल्यू असाइन करना, अब इस डब्बे के अंदर वैल्यू असाइन कैसे करते हैं ये देखो। पाइथन में वेरिएबल का इस्तेमाल करने के लिए कुछ नियम होते हैं, घोषणा की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप पीछे C++ और सी लैंग्वेज हमने देखा था ना, वहां पे जो है हमें डिफाइन करके देना होता था कि भाई वेरिएबल किस टाइप का है, मतलब कि इसके अंदर हम कौन सी वैल्यू डालेंगे, नंबर डालेंगे या फिर जो है करेक्टर डालेंगे, कैर डालेंगे। मतलब नंबर, अगर हमें कोई 1 2 3 नंबर डालना है तो हमें बताना पड़ेगा कि ये भाई इंट नाम की है, जो इंट नाम का वैल्यू हम इसके अंदर डालेंगे। अगर हम इसके अंदर वर्ड डालेंगे जैसे कि हरीश या कोई भी शब्द डालेंगे तो हमें कैर डिफाइन करना पड़ता था, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। ये देखो क्या कह रहा है, घोषणा की जरूरत नहीं है, नो डिक्लेरेशन। पाइथन में आपको यह बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि वेरिएबल किस टाइप का है, जब आप उसमें वैल्यू डालते हैं तो पाइथन उसे अपने आप समझ लेता है। इसीलिए कहा गया था ऊपर की ऊपर कि ये बिल्कुल इंग्लिश की तरह भाषा है, अपने आप समझ जाता है। बस आपको आराम से जो चाहिए ना वो लिख दो, ये भाषा अपने आप समझ लेगी कि आप क्या चाह रहे हो, क्या करवाना चाह रहे हो मेरे भाई। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ मेरे भाई। आइए, बिल्कुल आसान भाषा में आ रहा है ना समझ। मैंने आराम से बताया वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक बॉक्स होता है जिसके अंदर हम कुछ भी जो है डाल सकते हैं, कोई मेमोरी एलोकेट कराते हैं। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आगे चलते हैं। मेमोरी एलोकेशन की बात करूं तो जब वेरिएबल बनाया जाता है तो इंटरप्रेटर अपने आप उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए मेमोरी में जगह बना देता है। कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं, पाइथन में वेरिएबल की अपनी कोई पहले से तय वैल्यू नहीं होती है मेरे भाई, ठीक है। जैसे हमने वहाँ पे वो देखा था ना, किसी जो कैर की वैल्यू है वो कितनी होती है, वो 2 होती है। इंटीजर की कितनी होती है, वो अलग होती है, देखी थी ना उस टाइप से। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू होती है ना पाइथन के अंदर, ये डिक्लेयर नहीं होती, ये डिफाइन नहीं होती, ये डिफॉल्ट होती है मेरे भाई, ठीक है। कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है पाइथन में। वेरिएबल की अपनी कोई पहले से तय वैल्यू नहीं होती, जबकि आप वैल्यू असाइन नहीं करोगे वेरिएबल मौजूद नहीं माना जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। डेटा के प्रकार की बात करें तो एक वेरिएबल पर आप किसी भी तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। एक वेरिएबल पर जो है, जैसे कि ये एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल किसी भी तरह का डाटा स्टोर किया जा सकता है, जैसे कि नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, जो है डिक्शनरी हो गया आदि। किसी भी तरीके का जो है आप यहाँ पर नंबर स्टोर कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। पाइथन में वेरिएबल के प्रकार, तो पाइथन में जो है कितने प्रकार के वेरिएबल होते हैं, तो पाइथन में मुख्य रूप से जो है 2 प्रकार के वेरिएबल होते हैं। एक तो लोकल वेरिएबल, आप सभी जानते हैं, जो फंक्शन के अंदर हो,
उसको क्या बोलते हैं, उसको जो है लोकल बोलते हैं। और जो फंक्शन के बाहर हो, FUN आएगा ना, जो फंक्शन के बाहर हो वो क्या हो जाएगा, वो लोकल हो जाएगा। और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा ग्लोबल होता है, तो ये दूसरा ग्लोबल हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। लोकल और ग्लोबल होता है। ठीक है, तो लोकल को देख लेते हैं। ये वो वेरिएबल होते हैं जो किसी फंक्शन के अंदर बनाई जाती है। ठीक है, दायरा स्कोप की बात करूँ तो इनका इस्तेमाल सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर किया जाता है जहां पर इनको बनाया जाता है। जैसे ही फंक्शन का काम खत्म होता है ये वेरिएबल भी खत्म हो जाते हैं। अब ग्लोबल वेरिएबल की बात करूँ तो आसान भाषा में ये वो वेरिएबल होते हैं जो किसी फंक्शन के बाहर पूरे प्रोग्राम की शुरुआत में बनाए जाते हैं। दायरा, इनका इस्तेमाल पूरे प्रोग्राम में कहीं भी फंक्शन के अंदर और बाहर भी किया जा सकता है। इनका वजूद पूरे प्रोग्राम के चलने तक रहता है मेरे भाई। आई बात समझ में यहां तक। उसके बाद चलते हैं HSSC के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंटरप्रेटर रोल की बात करूं तो पाइथन में वेरिएबल के लिए मेमोरी आरक्षित करने का काम इंटरप्रेटर करता है। डायनेमिक असाइनमेंट की बात करूं तो पाइथन एक डायनेमिकली टाइप्ड भाषा है, इसीलिए इसमें डेटा टाइप पहले से जो है घोषित नहीं करना पड़ता मेरे भाई। ठीक है, विजिबिलिटी लोकल वेरिएबल की विजिबिलिटी सिर्फ फंक्शन तक सीमित होती है। जैसे कि हमने देखा, एक जो है वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक तो लोकल होता है और एक ग्लोबल होता है। फंक्शन के अंदर जो ये होता है ना, फंक्शन के अंदर जो हम डिक्लेयर करते हैं वो कौन सा होता है, वो लोकल होता है। और फंक्शन के जो है बाहर स्टार्टिंग में हम जो करते हैं वो क्या होता है, वो ग्लोबल होता है। ठीक है, इसको कहीं से पूरे प्रोग्राम में जो है रन किया जा सकता है, लेकिन ये जो है सिर्फ फंक्शन तक रहेगा मेरे भाई इसका काम। ठीक है, तो ये देखो विजिबिलिटी, लोकल वेरिएबल की विजिबिलिटी सिर्फ फंक्शन तक सीमित होती है, जबकि ग्लोबल की पूरे प्रोग्राम में होती है। असाइनमेंट ट्रिक की बात करूं तो A = B = C = 10 लिखने पर तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू जो है 10 हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, इसका मतलब ये असाइनमेंट ट्रिक का। रीडिक्लेरेशन की बात करूं तो अगर फंक्शन के अंदर और बाहर का अगर फंक्शन के अंदर और बाहर एक ही नाम का वेरिएबल है तो फंक्शन के अंदर लोकल को प्राथमिकता पहले मिलेगी मेरे भाई। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। फंक्शन एग्जिट की बात करूं तो फंक्शन से बाहर आते ही लोकल वेरिएबल जो है मेमोरी से हट जाता है। ऑपरेटर की बात करूं तो वेरिएबल में वैल्यू डालने, असाइन करने के लिए जो है इक्वल चिन्ह का प्रयोग होता है। ये चीज आप याद रखना भाई, जरूरी है। ऑपरेटर जो ये वेरिएबल होता है ना, ये वेरिएबल, इसके अंदर जो वैल्यू होगा ना, वैल्यू हम किसके डालेंगे, तो हम जो है ये चिन्ह है, ये साइन है मेरे भाई। ठीक है, ये साइन है, इस साइन का उपयोग करेंगे तभी जो है इसके अंदर वैल्यू जाएगी मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। वेरिएबल कंटेंट की बात करूं तो पाइथन वेरिएबल एक समय में एक ही रेफरेंस को होल्ड करता है, लेकिन इसे कभी भी बदला जा सकता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। पाइथन डेटा टाइप्स को देख लेते हैं। तो आसान भाषा में समझे, डेटा टाइप्स जो हमारे सिस्टम की मेमोरी में स्टोर होता है कई प्रकार का हो सकता है, जैसे कि कोई नंबर, अक्षर या नाम। वही बात कर रहा है जो हमने देखे थे ना पहले, C या C++ में। डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप होता है इंट के अंदर हम कोई नंबर डालेंगे। ठीक है, कैर के अंदर क्या है, कैर के अंदर कोई हम जो है अक्षर डालेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर कैर के अंदर डालेंगे और स्ट्रिंग के अंदर हम जो है अल्फाबेट डाल देंगे। बस ये वाली चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं पाइथन में मुख्य डेटा टाइप्स। तो पाइथन के मुख्य डेटा टाइप्स कौन से होते हैं, ये देखो, बुलियन होता है, नंबर होता है, स्ट्रिंग होता है, लिस्ट होता है, टपल होता है और डिक्शनरी होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक एक करके। बुलियन क्या होता है, यह सबसे कॉमन डेटा टाइप है भाई। पाइथन लैंग्वेज का जो सबसे कॉमन डेटा टाइप है ना, वो कौन सा है, वो बुलियन है। सबसे कॉमन डेटा टाइप बुलियन है, जो केवल दो ही वैल्यू देता है, ट्रू या फिर फॉल्स। तो दो प्रकार की ही ये वैल्यू देता है बुलियन, या तो ट्रू देगा या फिर फॉल्स देगा। उपयोग इसका कैसे होगा, इसका इस्तेमाल अक्सर कंडीशन चेक करने के लिए किया जाता है। जैसे क्या 10 5 से बड़ा है, उत्तर आपका यही आएगा, हाँ या नहीं, ट्रू या फॉल्स। मतलब कंडीशन चेक ट्रू या फॉल्स करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बुलियन का जो है इस्तेमाल किया जाता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा देख लेते हैं नंबर। नंबर क्या है, पाइथन में नंबर डेटा टाइप गणितीय वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करता है। पाइथन 3.0 में ये 3 प्रकार के होते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो 3 प्रकार के जो है नंबर होते हैं, एक तो इंटीजर, एक फ्लोट हो गया और एक कॉम्प्लेक्स हो गया। इंटीजर और फ्लोट आपको पता होगा, इंटीजर में हम कोई संख्या डालते हैं, जैसे कि 1 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। फ्लोट में क्या डालते हैं, कोई दशमलव संख्या डालते हैं। कॉम्प्लेक्स आप पहली बार देख रहे होगे कुछ बच्चों को। कॉम्प्लेक्स में क्या डालते हैं, इसके दो भाग होते हैं, एक रियल पार्ट और दूसरा इमेजिनरी पार्ट। जैसे कि 3 + 5j। अब यहां पर 3 क्या है, 3 रियल है और 5j क्या है, ये इमेजिनरी है। ये 3 प्रकार के जो है नंबर के अंदर गणितीय टाइप वैल्यू होती है मेरे भाई। यहां तक कोई दिक्कत हुई नहीं हुई ना। ऐसे ही बिल्कुल आसान भाषा में, अगर ये जितने मैं यहाँ पे PDF दे रहा हूँ ना, इस वीडियो सीरीज को आप 2-3 बार देख लोगे और इस PDF को बिल्कुल सेव करके रखोगे, आप धीरे धीरे जब भी टाइम मिले इनको देखते रहोगे ना, ये चीज़ें इतनी रट जाएंगी मेरे भाई जिनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं।
सब कुछ आसान है यार, बिल्कुल इतने आसान भाषा में लिख रखा है, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कह सकता है कि मुझको समझ नहीं आ रहा मेरे भाई। ठीक है, स्ट्रिंग का मतलब देख लेते हैं आसान भाषा में। जब हम पाइथन में कोई अक्षर, अल्फाबेट, शब्द या वाक्य लिखते हैं तो उसे स्ट्रिंग कहा जाता है। फॉर एग्जांपल एच लिख दिया, फॉर एग्जांपल हरीश लिख दिया, ये किसको, इनको क्या कहा जाता है, इनको स्ट्रिंग कहा जाता है मेरे भाई, सीधी सी बात है। आई बात समझ में। यहाँ पे देखो पहचान, स्ट्रिंग को हमेशा सिंगल कोट या फिर डबल कोट में लिखा जाता है, या तो इसको मतलब सिंगल अल्फाबेट लिखेंगे तो इसको सिंगल कोट में लिखेंगे, ठीक है, और डबल कोट में लिखेंगे तो वाक्य को किस में लिखेंगे, हम डबल कोट में लिखेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो विशेषता स्ट्रिंग में आप नंबर और स्पेशल कैरेक्टर भी लिख सकते हैं, लेकिन वे टेक्स्ट की तरह जो है माने जाते हैं। लिस्ट को देख लेते हैं। अगर आपको एक साथ बहुत सारे डेटा, जैसे कई नाम हो गए, कई नंबर हो गए, को एक ही जगह स्टोर करना है तो आप लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं मेरे भाई। पहचान कैसे करोगे, इसे हमेशा बड़े ब्रैकेट्स इसकी तरह जो है अंदर लिखा जाता है मेरे भाई। ठीक है, इसके अंदर लिखा जाता है। लिस्ट का जो डाटा होता है ना, जैसे कि बहुत सारे आपके पास नाम है, बहुत सारे आपके पास नंबर है, अब इनकी जो है आपको एक लिस्ट बनानी है, तो आप ये जो है साइन लगाओगे, ये जो है ब्रैकेट लगाओगे और इसके अंदर डाटा लिखोगे मेरे भाई। ठीक है, खास बात क्या है, लिस्ट के अंदर का डेटा कभी भी बदला जा सकता है, इसे म्यूटेबल कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो याद रखना ये चीज पूछी जा सकती है क्वेश्चन में। बताइए, लिस्ट का जो डाटा बदला जा सकता है, कभी भी बदला जा सकता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको म्यूटेबल कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है, इसमें अलग अलग टाइप का डेटा जैसे नंबर, नाम साथ भी रख सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं टपल्स को। टपल भी लिस्ट की तरह ही डेटा स्टोर करता है, लेकिन इसमें एक बड़ा अंतर है, एक बार टपल बना दिया जाए तो उसके अंदर को डेटा बदला नहीं जा सकता। जैसे हमने अभी लिस्ट देखी थी ना, लिस्ट में जो है डेटा बदला जा सकता है, लेकिन टपल्स में जो है डेटा बदला नहीं जा सकता मेरे भाई। ठीक है, पहचान की बात करूँ तो इसकी पहचान क्या है, जैसे कि अभी हमने जो है लिस्ट का देखा था ना, लिस्ट के डेटा को लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो है ये जो टपल है इसके डेटा को लिखने के लिए ये ब्रैकेट का जो है प्रयोग किया जाता है। हमेशा छोटे ब्रैकेट्स के अंदर जो है इसको लिखा जाता है। ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है एचएसएससी, कभी आपको लगे कि यार ये क्या करवा रहा हूं मैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है आपसे, क्वेश्चन दे देगा, बताइए पाइथन लैंग्वेज के अंदर जो है टपल्स का डाटा, आपसे मैं बता ही देता हूं, कोई बात नहीं, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा एचएसएससी ये भी देख लो। ऐसे पूछेगा, पाइथन भाषा में टपल के अंदर डेटा लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है। अब आपको चार ऑप्शन दे देगा, होता है। ठीक है, चार ऑप्शन कैसे दे देगा, पहला ऑप्शन तो आपको दे देगा ये वाला, दूसरा ऑप्शन क्या दे देगा, ये वाला, तीसरा ऑप्शन क्या दे देगा, ये वाला, चौथा ऑप्शन दे देगा नन ऑफ द अबव। बताओ, ढूंढ लो। ऐसे क्वेश्चन एसएससी पूछता है मेरे भाई। आई बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं। डिक्शनरी को देख लेते हैं। यह डेटा को की वैल्यू के जोड़े में स्टोर करता है। ठीक है, तो डिक्शनरी जो होता है ना, डिक्शनरी, ये डेटा को किस में स्टोर करता है, तो जोड़े में स्टोर करता है। जैसे फोन बुक नाम की होता है ना, फोन बुक में नाम की होता है और उसके सामने नंबर वैल्यू होता है, ऐसे जो है ये स्टोर करता है मेरे भाई। ठीक है, पहचान, इसकी पहचान क्या है, करली ब्रैकेट्स के अंदर जो है इसको लिखा जाता है मेरे भाई। ठीक है, मंझले ब्रैकेट बोलो, क्या बोलते हो इसको, जो भी बोलते हो, इस ब्रैकेट में जो है इसके डेटा को लिखा जाता है। खास बात, इसमें डेटा को उसके इंडेक्स 0, 1, 2 से नहीं, बल्कि उसकी की के नाम से जो है ढूंढा जाता है। अब एचएसएससी यहां से कैसे क्वेश्चन पूछ सकती है, कंपैरिजन। पाइथन 2.0 में लॉन्ग टाइप अलग होता था, लेकिन पाइथन 3.0 में इसे हटाकर इंट में ही जो है मिला दिया गया। बुलियन रिटर्न्स की बात करूँ तो बुलियन हमेशा ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, ऊपर देख के आए हैं। न्यूमेरिक स्टोरेज की बात करूँ तो इंट डेटा टाइप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। आइडेंटिफिकेशन की बात करूँ तो कॉम्प्लेक्स नंबर की पहचान उसके लगे जे अक्षर से होती है मेरे भाई। ठीक है, तो आपने देखा था ना, ये जे क्या था, इमेजिनरी था मेरे भाई। ठीक है, म्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल, लिस्ट को बदला जा सकता है जबकि टपल को बदला नहीं जा सकता है। इसीलिए लिस्ट क्या है, लिस्ट बदली जा सकती है, मतलब ये म्यूटेबल है, टपल्स को नहीं बदला जा सकता, यानी कि ये इम्यूटेबल है मेरे भाई। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन सिंबल की बात करूँ तो लिस्ट के लिए सिंबल ये यूज किया जाता है, टपल के लिए सिंबल ये यूज किया जाता है, डिक्शनरी के लिए सिंबल ये यूज किया जाता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। स्ट्रिंग फीचर की बात करें तो पाइथन में स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, यानी इसे एक बार बनाने के बाद जो है बदला नहीं जा सकता। डिक्शनरी लॉजिक की बात करूं तो डिक्शनरी में डेटा की वैल्यू के रूप में जो है काम करता है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई, आगे चलते हैं भाई। पाइथन में ऑपरेटर्स देख लेते हैं मेरे भाई। एक ऑपरेटर होता है और एक ऑपरेंड होता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए देख लेते हैं।
ऑपरेटर क्या होता है, यह एक ऐसा सिंबल चिन्ह होता है जो कंप्यूटर को यह बताता है कि उसे क्या गणितीय मैथमेटिकल जो है लॉजिकल काम करना है, जैसे कि प्लस माइनस स्टार या फिर डिवाइड मेरे भाई। ठीक है, जो हम ऑपरेटर का यूज करते हैं ना, हम यही ऑपरेटर का यूज करते हैं, मतलब कि दो संख्या है जैसे कि 1 और 3 है, अगर आप यहाँ पे प्लस कर देंगे तो हम कह रहे हैं भाई 1 और 3 को प्लस कर दो, अगर 1 माइनस 3 हम कहेंगे तो हम कह रहे हैं भाई माइनस कर दो, मतलब ये सिंबल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे स्टार लगा दोगे तो ये क्या कह रहा है कि भाई मल्टीप्लाई कर दो, ये डिवाइड कर दोगे तो ये डिवाइड का साइन हो गया। ये चिन्ह होते हैं भाई, याद रखना। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, ऑपरेटर। अब ऑपरेंड क्या होते हैं, यह वैल्यू या डेटा होती है जिस पर ऑपरेटर काम करता है। अब ये जो 1 और 3 था ना, ये क्या है, ये ऑपरेंड है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे देखो उदाहरण, अगर हम 4 + 6 लिखते हैं तो यहाँ प्लस क्या है, प्लस एक ऑपरेटर है, प्लस एक ऑपरेटर है, और 4 व 6 क्या है, ये ऑपरेंड है। सिंबल सी बात है मेरे भाई, आई बात समझ में। आगे चलते हैं, पाइथन ऑपरेटर का परिचय। चलिए ऑपरेटर का परिचय देख लेते हैं। अब पाइथन में ऑपरेटर का इस्तेमाल डेटा और वेरिएबल्स को बदलने या फिर उस पर कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। ऑपरेंड की संख्या के आधार पर दो तरह के होते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो ऑपरेंड की संख्या के आधार पर जो है ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो यूनरी ऑपरेटर होता है और एक बाइनरी ऑपरेटर होता है। यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, जो केवल एक वैल्यू पर काम करता है, ये होता है यूनरी ऑपरेटर। और बाइनरी ऑपरेटर नाम से पता चल रहा है ये दो वैल्यू पर जो है काम करता है मेरे भाई। ठीक है, तो पाइथन के 7 मुख्य ऑपरेटर होते हैं, देख लेते हैं एक एक करके मेरे भाई। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, रिलेशनल ऑपरेटर हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, बिटवाइज ऑपरेटर हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, आइडेंटिटी ऑपरेटर हो गया और मेंबरशिप ऑपरेटर हो गया। एक एक करके फटाफट इनको देख लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिए अंकगणितीय ऑपरेटर यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। ये एक एक करके लिखना अब आप कहोगे जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे सीधा सा पूछेगा, बताइए अर्थमेटिक जो ऑपरेटर ना, इसका सिंबल क्या होता है। मुझे पता है अर्थमेटिक का आपको पता होगा, लेकिन आगे जो आएगा ना, देखो रिलेशनल ऑपरेटर का आपको पता था, ये रिलेशनल ऑपरेटर के सिंबल है। लॉजिकल ऑपरेटर के सिंबल यहाँ पे दिया होगा, ये देखो लॉजिकल ऑपरेटर के सिंबल। आई नो आपको पता होगा कुछ बच्चे को, लेकिन कुछों को नहीं पता होता, इसीलिए एक एक करके मैं यहाँ पर लिख के लेके आया हूँ मेरे भाई। आई बात समझ में। चलिए एक एक करके देख लेते हैं, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन ये चीजें आपकी ऑल टाइम के लिए क्लियर हो रही है मेरे भाई। ये बात आपको खुद को भी समझ आ रहा होगा। इतना डिटेल से जो 43 लेक्चर मैंने यहाँ पर कंप्यूटर के करवाए हैं ना, यूट्यूब पर HSSC के लिए किसी ने करवाई हो ना, तो मेरे पास वो प्लेलिस्ट शेयर कर लेना मेरे भाई, नहीं मिलेगी प्लीज, मैं देख चुका हूँ। आई बात समझ में। ये जो मैं आपको यहाँ पर डाटा दे रहा हूँ ना, एक बार इसके अंदर टाइम जरूर लग रहा है, और ये जो डाटा आपका चलेगा ना, ये डाटा कहाँ तक चलेगा, 2029 तक चलेगा। ये मैं बता रहा हूँ 2029 तक हमने एक बार सारा ये जो है जीरो से करना था, जो हम कर रहे हैं। इसके बाद सिर्फ हम 2029 तक प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और सिलेक्शन लेने तक जो है हम रुकने वाले नहीं है मेरे भाई। और ये ऐसे ही सिलेक्शन होगा, वरना जो ये चल रहा है ना, फ्रस्ट्रेटेड लोग जो चल रहे हैं, दुनिया जहान की गालियां दे रहे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, यही हाल इनका 2029 में भी रहेगा मेरे भाई। यही मैं कहता हूं कि एक बार आपको जीरो से पढ़ना पड़ेगा, स्टार्टिंग से आपको पढ़ना पड़ेगा। आज पढ़ लो या फिर 1 साल के बाद पढ़ लो, पढ़ना आपको स्टार्टिंग से ही पड़ेगा मेरे भाई, नहीं तो ऐसे ही फ्रस्ट्रेटेड होते रहोगे। अभी तो ये कुछ भी फ्रस्ट्रेटेड नहीं है मेरे भाई। जब जिंदगी आपको फ्रस्ट्रेट करेगी ना, तब आप कुछ भी नहीं कर पाओगे मेरे भाई। आवाज़ तक नहीं निकलेगी गले के अंदर से, जिंदगी जब फ्रस्ट्रेट करती है मेरे भाई। ये तो अभी आपको अपने माँ बाप के पैसे और जो फ्री की रोटी है ना, वो तोड़ने को मिल रही है मेरे भाई। जब कमाने जाओगे ना 10,000 की मेहनत का काम करोगे, तब वो गले से आवाज़ नहीं निकलेगी मेरे भाई। जब वहाँ पे वो 14 घंटे आपसे काम कराएगा ना, और खींच के लेगा और ऐसे धमका के लेगा, तब आपको वैल्यू पता चलेगी चीज़ों की मेरे भाई। ठीक है, तो इसीलिए बोलता हूँ, जो बोल रहा हूँ ना, उसको ध्यान से समझा करो और किया करो वो काम मेरे भाई। आई बात समझ में। चलिए आगे देख लेते हैं, कोई बात नहीं। कुछ होते हैं जो ऐसे होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड जिंदगी से होते हैं, उनका तो कुछ किया भी नहीं जा सकता, और मैं उनके लिए बोल भी नहीं रहा मेरे भाई। सच बताऊं तो यहाँ पे कुछ एक बच्चे हैं जो परमानेंट ये वीडियो देखते हैं, उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ, और उनको भी मैं यही कहना चाहता हूँ। अब आप अपनी तरफ से 100% जो है कमिटमेंट दो, 100% अपना एफर्ट दो। फिर भी अगर आपका सिलेक्शन ना होना, तो भी मायूस होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पर आपका पेशेंस लेवल टेस्ट हो रहा है मेरे भाई। अगर आप में पेशेंस है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी लगने से ही जिंदगी अच्छी रहेगी, जिंदगी खुश होएगी। कितने लोग सरकारी नौकरी लगने के बाद भी दुखी है मेरे भाई। आई बात समझ में। अब ये चीज़ अलग है कि भाई अपने पास नहीं है तब हम भाई ये बात कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई मेरी बात। आप अपनी तरफ से तैयारी पूरी करो, लेकिन फिर भी नहीं होता है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बस मन में ये नहीं होना चाहिए पछतावा कि यार मैं थोड़ी सी और मेहनत कर लेता ना, तो जिंदगी कुछ और हो जाती मेरे भाई। बस ये पछतावा नहीं होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई। ठीक है, भूखा कोई नहीं सोता। यहाँ पे मजदूर जो लेवल के होते हैं ना, जो रोडों के किनारे सोते हैं, वो भी 2 रोटी खा के सोते हैं मेरे भाई। ये चीज़ याद रखना।
आई बात समझ में? तो इतना अपने आप को मायूस या फिर इतना बिल्कुल रहमो दया करने की जरूरत नहीं है अपने आप पर। आप बहुत अच्छे लेवल के आदमी हो, बहुत आपकी नॉलेज है, बस अपने आप को छोटा महसूस कराना बंद कर दो मेरे भाई कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे कुछ नहीं आता। आपको बहुत ज़्यादा आता है। असली जीत की वैल्यू उसी को पता होती है जो हारता है। आई बात समझ में? चलिए अब आगे चलते हैं, बहुत हो गया, वीडियो लंबा हो जाएगा अदरवाइज। ठीक है, किसी दिन बैठेंगे तो तसल्ली से बताऊंगा आपको चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, एक बार ये हरियाणा पुलिस का पेपर होने दो, फिर एक बार ऑनलाइन आएंगे, आप लाइव आएंगे, फिर मिलके बात करेंगे दोनों भाई। ठीक है, ये कहाँ तक हो गया था हमारा? अंक गणितीय ऑपरेटर हो गया था ना। तो यहाँ से ये चीज़ याद रखनी है आपको, ये जो चिन्ह दिए गए ना ये आपको याद रखनी है मेरे भाई। ठीक है, चिन्ह सिंबल जरूर पूछता है एचएसएससी। यहाँ पे एचएसएससी इंपोर्टेंट लिखा गया ना, ये देखो ऐसे पूछेगा, डबल स्टार का उपयोग जो है एक्सपोनेंट निकालने के लिए किया जाता है मेरे भाई। ठीक है, एचएसएससी पूछेगा बताइए ये डबल स्टार आपको दे देगा क्वेश्चन पेपर में और कहेगा निम्नलिखित का उपयोग किसके लिए किया जाता है। 4 ऑप्शन दे देगा, जोड़ दे देगा, घटा दे देगा, गुणा दे देगा और दे देगा पावर निकालने के लिए एक्सपोनेंट दे देगा मेरे भाई। ठीक है, कहां पर है डबल स्टार, ये ढूंढो कहां पर है डबल स्टार। ये रहा डबल स्टार। ठीक है, ये घात लगाने के लिए इसका किया जाता है, ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, तुलनात्मक रिलेशनल ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। आसान भाषा में ये दो वैल्यूज की तुलना करते हैं। तो तुलनात्मक रिलेशनल ऑपरेटर क्या है? तो तुलना ही करेंगे कि वे बराबर हैं, बड़ी हैं, छोटी हैं। इनका रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स में आता है मेरे भाई। ये इनके सिंबल है, ये जरूर याद रख लेना मेरे भाई। ठीक है, एचएसएससी इंपॉर्टेंट ये पूछेगा, डबल इक्वल का साइन दे देगा और कह देगा बताइए ये इसका मतलब क्या है। तो ये इसका मतलब बराबरी चेक करना है, जबकि ये का इसका मतलब बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू इसका मतलब होता है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें। लॉजिकल ऑपरेटर देख लेते हैं, ये 2 या 2 से अधिक कंडीशन को जोड़ने में काम आते हैं। इनके सिंबल जो है यहाँ पे एंड, दोनों सही हो और कोई एक सही हो, नोट उल्टा कर देना मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख लेना, अगर एंड ऑपरेटर है तो उत्तर तभी ट्रू आएगा जब दोनों शर्तें सही होंगी मेरे भाई। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर की बात करूं तो आसान भाषा में ये ऑपरेटर्स नंबर्स के बिट्स 0 और 1 पर जो है काम करते हैं। जिनके चिन्ह देख लेना भाई, ये सारे यहां पर जो है सिंबल हैं इनके मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। एचएसएससी इंपॉर्टेंट सबसे निचले स्तर बाइनरी लेवल पर डेटा प्रोसेसिंग के लिए जो है इस्तेमाल होते हैं मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इनका उपयोग किसी वेरिएबल में डेटा वैल्यू स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का उपयोग क्यों किया जाता है? किसी वेरिएबल में वैल्यू डालने के लिए जो है असाइनमेंट ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर के सिंबल हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, ये एचएसएससी इंपॉर्टेंट यहां से देख लेना। ये देखा a + = 5 का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है a = a + 5। इसे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी जो है कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये चेक करते हैं कि क्या दो वेरिएबल एक ही मेमोरी में मेमोरी लोकेशन या फिर एक से ऑब्जेक्ट को दर्शा रहे हैं। ठीक है, ये चेक करते हैं। इनके सिंबल क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा या फिर इज नोट, ये इसके सिंबल हो जाएंगे। यह वैल्यू नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी की तुलना करते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर की बात करूं तो ये चेक करते हैं कि क्या कोई वैल्यू किसी लिस्ट, स्ट्रिंग या टपल के अंदर मौजूद है या फिर नहीं। ये इनके सिंबल हो जाएंगे, इन या फिर नोट इन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इज था, यहाँ पे इन है मेरे भाई। ये चीज आप याद रखेंगे। एचएसएससी इंपॉर्टेंट की बात करूं तो यहाँ पे जो है एचएसएससी कैसे क्वेश्चन पूछ सकती है? अगर कोई अक्षर किसी नाम में ढूंढना हो, अगर कोई अक्षर किसी नाम में ढूंढना हो तो इन ऑपरेटर का उपयोग सबसे आसान होता है मेरे भाई। ठीक है, अब देख लेते हैं पाइथन लूप्स की बात कर लेते हैं भाई। ठीक है, लूप्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं C++ लैंग्वेज में। वाइल हो गया, डू वाइल हो गया, नेस्टेड हो गया। ठीक है, चलो इसको भी देख लेते हैं। जब हमें किसी कोड या फंक्शन को बार बार चलाना पड़ता है तो हम लूप का इस्तेमाल करते हैं मेरे भाई। ठीक है, इन्फिनिटी लूप चलता है ना, वो ऐसे ऐसे करके चलता रहता है। फॉर लूप का यूज करते हैं। ठीक है, जरूरत क्यों? मान लीजिए आपको एक ही नाम 200 बार प्रिंट करना है तो उसे 200 बार लिखने के बजाय आप लूप का इस्तेमाल करेंगे मेरे भाई। अब फॉर एग्जाम्पल आपको हरीश नाम जो है 200 बार प्रिंट करवाना है तो आप ये थोड़ी है कि 200 बार हरीश लिखोगे, नहीं, उस कंडीशन में आप लूप का प्रयोग करोगे। एक बार आप लूप लगा दोगे तो ये 200 बार तक जो है हरीश प्रिंट होता रहेगा मेरे भाई। आई बात समझ में? इसके बाद हम चलते हैं आगे। आप लूप का इस्तेमाल करके सिर्फ 2-3 लाइन में जो है काम पूरा कर सकते हो। ठीक है, इससे समय बचता है और गलतियां कम होती है मेरे भाई। काम करने का तरीका, लूप तब तक चलता रहता है जब तक दी गई कंडीशन शर्त ट्रू रहती है। जैसे ही फॉल्स होती है लूप अपने आप जो है टर्मिनेट हो जाता है, लूप अपने आप बाहर बंद हो जाता है। पाइथन में लूप्स के प्रकार की बात करूं तो वाइल लूप, फॉर लूप और नेस्टेड लूप जो है इसके अंतर्गत 3 प्रकार के लूप होते हैं। वाइल लूप की बात करूं तो यह लूप तब तक चलता रहता है जब तक कि दी गई शर्त सच होती है, यानी कि ट्रू होती है। इसमें काम शुरू होने से पहले ही शर्त को चेक कर लिया जाता है मेरे भाई। ठीक है, इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमें यह न पता हो कि काम कितनी बार दोहराना है, बस यह पता हो कि शर्त जो है कब तक सही
रहनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद इसे एंट्री कंट्रोल लूप भी कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो डू वाइल लूप है ना, जो ये वाइल लूप, सॉरी वाइल लूप को क्या बोला जाता है, वाइल लूप को जो है एंट्री कंट्रोल्ड लूप भी जो है इसको बोला जाता है, क्योंकि यह अंदर घुसने से पहले कंडीशन जो है चेक करता है। फॉर लूप की बात करूं तो आसान भाषा में इसे लूप का इस्तेमाल तब होता है जब हमें पहले से पता हो कि कोड को कितनी बार चलाना है। जैसे कि हमें पता है हरीश को 200 बार चलाना है, तो ये यहाँ पर फॉर लूप लगेगा मेरे भाई, ठीक है। यह किसी सीक्वेंस जैसे लिस्ट, स्ट्रिंग या रेंज के ऊपर जो है काम करता है। उपयोग की बात करूं तो डेटा के समूह जैसे 1 से 10 के नंबर पर बारी बारी से काम करने के लिए यह सबसे बेस्ट होता है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ से HSSC पॉइंट इंपॉर्टेंट देख लेना। पाइथन में रेंज फंक्शन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा फॉर लूप के साथ जो है किया जाता है। नेस्टेड लूप को देख लेते हैं। जब एक लूप के अंदर दूसरा लूप इस्तेमाल किया जाता है तो उसे नेस्टेड लूप कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा, बताइए लूप के अंदर लूप इस्तेमाल करने को क्या कहा जाता है, तो इसको जो है नेस्टेड लूप कहा जाता है। उपयोग इसका इस्तेमाल जटिल काम करने के लिए होता है, जैसे टेबल प्रिंट करना या फिर मैट्रिक्स सवाल जो है हल करना मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे HSSC इंपॉर्टेंट दिया गया है, इसको पढ़ लो। इसमें आउटर लूप बाहर वाला एक बार चलता है, तो इनर लूप अंदर वाला अपनी पूरी साइकिल जो है पूरी करता है मेरे भाई, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे भी दिया गया है HSSC के लिए इटरेशन, लूप के एक बार घूमने की प्रक्रिया को इटरेशन कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। लूप अगर एक बार घूमेगा ना तो उसको क्या बोला जाता है, इटरेशन उसको बोला जाता है। इन्फिनिटी लूप, अगर लूप की कंडीशन कभी फॉल्स न हो तो वह कभी नहीं रुकता, जिसे इन्फिनिटी लूप बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे आगे। कंट्रोल स्टेटमेंट की बात करें तो लूप को बीच में रोकने के लिए ब्रेक और अगले स्टेप पर कूदने के लिए कंटिन्यू कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना मेरे भाई। ये डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए लूप को बीच में रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ब्रेक का उपयोग किया जाता है, और अगले स्टेटमेंट पे जंप करने के लिए जो है कंटिन्यू कीवर्ड का जो है उपयोग किया जाता है मेरे भाई। इंडेंटेशन की बात करूं तो पाइथन में लूप के अंदर का कोड दिखाने के लिए स्पेस इंडेंटेशन देना अनिवार्य है, वरना एरर आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। पाइथन फंक्शन की बात कर लेते हैं। पाइथन फंक्शन क्या होता है, तो सरल शब्दों में समझो, फंक्शन कोड का एक छोटा सा हिस्सा होता है, ठीक है। जो फंक्शन होता है ना, फंक्शन ये कोड का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो किसी खास काम के करने के लिए बनाया जाता है। कैसे काम करता है, जब आप एक बार कोड लिखकर उसे एक नाम दे देते हैं, जब भी आपको उस काम की ज़रूरत होती है तो आप बस उस नाम को कॉल करते हो, यानी कि उस फंक्शन को कॉल करते हो, तो जो है चीज़ें आ जाती है मेरे भाई, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे फोन में कैलकुलेटर एक फंक्शन है, जब आप उसे खोलते हो तभी वह काम करता है मेरे भाई, ठीक है। फंक्शन के दो मुख्य प्रकार होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। सीधी सी बात है, बिल्ट इन फंक्शन पहले से जो है ये फंक्शन डिक्लेयर होता है, ये पाइथन में पहले से बने होते हैं, आपको सिर्फ नाम लिखना होता है। उदाहरण प्रिंट, ये ऐसे ऐसे होता है मेरे भाई, ठीक है। यूजर डिफाइन, इनको जो है यूजर डिफाइन करता है, इन्हें प्रोग्राम अपनी जरूरत के हिसाब से बनाता है। पहचान, इन्हें बनाने के लिए हमेशा डेफ कीवर्ड का जो है उपयोग किया जाता है, ये चीज याद रखना। डायरेक्ट पूछा जा सकता है, बताइए जो पाइथन के अंदर यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने के लिए जो है किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है, तो डेफ कीवर्ड का जो है उपयोग किया जाता है। फंक्शन के 4 आर्ग्यूमेंट पैरामीटर भी होते हैं भाई, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं यहाँ पे देखो, जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसे कुछ वैल्यू देनी पड़ती है जिसे आर्ग्यूमेंट कहते हैं। इसके 4 प्रकार आपके एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। कौन कौन से, रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। इन चारों को देख लेते हैं। फंक्शन को जितनी वैल्यू चाहिए उतनी देनी पड़ेगी, न कम न ज्यादा, ये रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट है मेरे भाई, ठीक है। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट की बात करें तो वैल्यू देते समय वेरिएबल का नाम भी लिखा जाता है ताकि क्रम गलत न हो, ऑर्डर गलत न हो, सीक्वेंस गलत न हो। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की बात करूं तो अगर यूजर कोई वैल्यू न दे तो फंक्शन अपनी पहले से तय डिफॉल्ट वैल्यू उठा लेता है। वेरिएबल लेंथ की बात करूं तो जब हमें पता न हो कि यूजर कितनी वैल्यू देगा, 10 या फिर 100, तब इसका इस्तेमाल होता है, उसे एस्ट्रिक से दर्शाते हैं मेरे भाई, ठीक है। HSSC के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लैम्डा फंक्शन यहाँ पे दिया गया है, अब ये देखो, ये जो लैम्डा जैसी चीजें यहाँ पे लिखी गई है ना, यकीन मानो आपका इससे कोई मतलब नहीं है। जो वनडे एग्जाम्स होते हैं ना, उनके लिए यहाँ पे कोई मतलब नहीं है लैम्डा का। जो वनडे एग्जाम्स होते हैं ना, जैसे कि SSC के एग्जाम हो गए, HSSC हो गया, यहाँ पे इनका कोई जो है तुक नहीं बनता ये चीजें लिखने का। जो मैंने यहाँ पे लैम्डा लिखी है, ये कहाँ पे काम आती है, जब आप जो है कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी का फॉर्म भरते हो ना, कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी का फॉर्म भरते हो, वहां पर ये चीजें जरूरत है, क्योंकि वहां पर आपको एक टीचर बनना है भाई, बच्चों को पढ़ाना है कंप्लीट कंप्यूटर, वहां पर ये चीजें जरूरत होती है। लेकिन फिर भी मैंने लिख रखी है, क्यों लिख रखी है, HSSC को देखकर लिख रखी है मेरे भाई, वो अजीब ही बंदा है मेरे भाई,
वो नहीं पूछता बेसिक बेसिक, वो तो सिर्फ यहीं से उतारता है क्वेश्चन। उसको नहीं पता कि मैं वनडे एग्जाम से ले रहा हूँ, मैं एचएसएससी का एग्जाम ले रहा हूँ। उसको तो ये मतलब है कि मुझे तो बच्चों को बाहर करना है, बस सिंपल सी बात है। आई बात समझ में? इसीलिए ये चीज़ें लिखी गई है, एक बार पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। तो आसान भाषा में समझे तो लैम्डा फंक्शन क्या होता है? यह एक ऐसा फंक्शन है जिसका कोई नाम नहीं होता। इसे एनोनिमस बेनाम फंक्शन जो है कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। इसे एनोनिमस जो है फंक्शन भी कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका कोई नाम नहीं होता, ठीक है। नॉर्मल फंक्शन वर्सेस लैम्डा फंक्शन का मतलब क्या है? जहां नॉर्मल फंक्शन बनाने के लिए डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल होता है, वहीं इस फंक्शन को बनाने के लिए, किस फंक्शन को? लैम्डा फंक्शन बनाने के लिए लैम्डा कीवर्ड का जो है इस्तेमाल किया जाता है। खासियत क्या है? यह फंक्शन बहुत छोटा होता है और इसमें सिर्फ एक ही लाइन का इस्तेमाल किया जा सकता है भाई। लैम्डा फंक्शन की बनावट देख लेते हैं। इसका सिंटेक्स ये है मेरे भाई, ठीक है। ये सिंटेक्स ऐसे देख लेना। आर्ग्यूमेंट्स की बात करूँ तो इसमें आप एक या एक से ज़्यादा वैल्यू जैसे ए बी सी दे सकते हैं। एक्सप्रेशन की बात करूँ तो यह वह फार्मूला या काम लिखा जाता है जो फंक्शन को करना या अपने आप का रिजल्ट देने के लिए रिटर्न करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसका इस्तेमाल कब करते हैं? तो ये जो लैम्डा फंक्शन होता है इसका इस्तेमाल कब किया जाता है? जब आपको बहुत छोटे समय के लिए किसी फंक्शन की जरूरत हो तो लैम्डा का उपयोग किया जाता है। जब आप किसी बड़े फंक्शन के अंदर एक छोटा सा काम जैसे जोड़ना या गुणा करवाना चाहते हो तो लैम्डा का उपयोग किया जाता है। अक्सर इसका इस्तेमाल फिल्टर, मैप और रेड्यूस जैसे एडवांस फंक्शन के साथ जो है इनका उपयोग किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। ये एचएसएससी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको आप देख लेना मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, एक्सेप्शंस को देख लेते हैं। एक्सेप्शंस क्या होता है? पाइथन में प्रोग्राम चलते समय जो एरर गलतियां आती हैं उन्हें ही एक्सेप्शन कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। जैसे जो कोड को रन किया जाता है उस समय जो एरर आ जाता है ना, वो किसके कारण आता है? वो एक्सेप्शन के कारण ही जो है गलतियां आती हैं। काम करने का तरीका, जब प्रोसेसिंग में कोई गलती होती है जैसे किसी नंबर को 0 से भाग देना, तो पाइथन का प्रोग्राम अचानक रुक जाता है और एक मैसेज दिखाता है। इसी मैसेज या घटना को जो है एक्सेप्शन रेज होना जो है कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। एक्सेप्शन के प्रकार देख लेते हैं। पाइथन में हर गलती के लिए एक अलग एक्सेप्शन बना है, कुछ मुख्य ये है मेरे भाई, ठीक है। जीरो डिवीजन एरर, जब आप किसी संख्या को 0 से भाग देने की कोशिश करते हैं तो ये एरर आएगा। जब आप किसी वेरिएबल का नाम इस्तेमाल करते हैं तो आपने बनाया ही नहीं है, नेम एरर आएगा, ठीक। जब आप गलत डेटा टाइप पर कोई काम करते हैं जैसे नंबर को अक्षर के साथ जोड़ना तो टाइप एरर आएगा। जब फंक्शन को सही टाइप की वैल्यू मिलती है लेकिन उसकी वैल्यू गलत होती है तो वैल्यू टाइप एरर आएगा। जब आप लिस्ट के ऐसे नंबर इंडेक्स को ढूंढते हैं तो जो उसमें है ही नहीं तो इंडेक्स एरर जो है यहाँ पर शो करेगा मेरे भाई, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है? पाइथन में इन गलतियों को सुधारने या प्रोग्राम को क्रैश होने से बचाने के लिए 4 मुख्य कीवर्ड्स का जो है इस्तेमाल होता है। ट्राई हो गया, एक्सेप्ट हो गया, एल्स हो गया और फाइनली हो गया। इसमें वह कोड लिखा जाता है जिसमें गलती होने का डर हो। एक्सेप्ट की बात करूं तो अगर गलती होती है तो यह हिस्सा उसे संभालता है और उसे एरर मैसेज शो करता है, दिखाता है। एल्स की बात करूं तो अगर कोई गलती नहीं होती तब यह हिस्सा चलता है मेरे भाई, ठीक है। फाइनली की बात करूं तो यह हिस्सा हमेशा चलता है चाहे गलती हो या फिर ना हो मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे एचएसएससी के लिए स्टैटिक जी के पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको भी एक बार पढ़ लेना जरूरी है। डेफिनेशन की बात करूँ तो एक्सेप्शन एक रन टाइम एरर है जो प्रोग्राम के सामान्य बहाव को रोक देती है मेरे भाई, ठीक है। कीवर्ड की बात करूँ तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक का इस्तेमाल अनिवार्य है। डायरेक्ट रट्टा मारना पड़ेगा, सीधी सी बात है, यहाँ पे कोई समझने लायक चीज नहीं है मेरे भाई। आई बात समझ में, ठीक है। 10 नंबर हमें पक्के करने हैं, यहाँ पे कोई हमारा 100 नंबर का जो है कंप्यूटर का पेपर नहीं हो रहा जिसके लिए हमें समझने की जरूरत हो, ठीक है। यूनिवर्सल ब्लॉक की बात करूँ तो फाइनली ब्लॉक का इस्तेमाल अक्सर जरूरी नहीं है कि पाइथन लैंग्वेज से क्वेश्चन आए, ठीक है ना। आएगा तो एक ही नंबर का क्वेश्चन आएगा पाइथन से और जितना ऊपर बेसिक हमने किया था ना वहीं से आ जाएगा 1 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं कि 10 के 10 पाइथन से उठा के दे देगा। आई बात समझ में? आगे चलते हैं, क्लास ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। ये जो है इस पीडीएफ का लास्ट टॉपिक है भाई, क्लास ऑब्जेक्ट। वैसे हम पहले भी देख चुके हैं क्लास ऑब्जेक्ट को। पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है, इसके 2 पिलर हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट। क्लास क्या है? क्लास एक ब्लूप्रिंट नक्शा है, जैसे घर बनाने से पहले उसका नक्शा कागज पर होता है वैसे ही डेटा कैसे स्टोर होगा उसका ढांचा क्लास तय करती है। ऑब्जेक्ट की बात करूं तो उस नक्शे से बना हुआ असली घर है, क्लास का इस्तेमाल करके जो है असली चीज बनाई जाती है, उसे ऑब्जेक्ट बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। एचएसएससी के लिए फाइनल टच यहाँ पे देख लो, ठीक है। पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने के साथ साथ प्रोसीजरल फंक्शन भाषा है, ठीक है। रिलेशनशिप की बात करें तो क्लास एक लॉजिकल चीज है जबकि ऑब्जेक्ट एक फिजिकल चीज है जो मेमोरी घेरता है। टर्म्स, पाइथन में हर चीज नंबर स्ट्रिंग लिस्ट एक ऑब्जेक्ट होती है मेरे भाई, ठीक है। यहां पर जो है हमारी ये पाइथन लैंग्वेज जो है
समाप्त होती है पाइथन का। एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। संस्थापक कौन था? पाइथन को गाइडो वैन रोसुम ने बनाया था। स्थापना कब की थी? 1991 में। कमेंट, सिंगल लाइन के कमेंट के लिए हैश का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन एचएसएससी में पूछा गया है, नहीं पूछा गया तो बता देना मेरे को, ठीक है। देखा होगा आपने, एचएसएससी ने पूछा था, बताइए ये जो पाइथन लैंग्वेज है इसमें सिंगल लाइन कमेंट के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है? हैश का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मल्टी लाइन कमेंट, इसके लिए ट्रिपल सिंगल कोट्स, ऐसे जो है ट्रिपल डबल कोट्स का उपयोग किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। सारे याद रखना। भाषा का प्रकार, पाइथन एक हाई लेवल और इंटरप्रेटेड भाषा है मेरे भाई। इंडेंटेशन की बात करूं तो पाइथन में कोड के ब्लॉक जैसे लूप या फंक्शन को दिखाने के लिए ब्रैकेट के बजाय खाली जगह का उपयोग किया जाता है। केस सेंसिटिव भाषा है, हाँ पाइथन एक केस सेंसिटिव भाषा है, यानी कि एप्पल और एप्पल इन दोनों का मतलब अलग अलग है मेरे भाई, ठीक है। इसको केस सेंसिटिव बोला जाता है। एक्सटेंशन की बात करूं तो पाइथन फाइल का एक्सटेंशन क्या है? .py जो है इसका एक्सटेंशन हो जाएगा। कीवर्ड की बात करूं तो नया फंक्शन बनाने के लिए डेफ कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। इनपुट की बात करूं तो यूजर से जानकारी लेने के लिए इनपुट फंक्शन का उपयोग होता है जो डेटा को स्ट्रिंग के रूप में लेता है मेरे भाई, ठीक है। पावर की बात करूं तो किसी नंबर की घात निकालने के लिए डबल स्टार का ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है। फ्लोर डिवीजन के लिए डबल ये स्लैश का प्रयोग किया जाता है। बदलाव, म्यूटेबिलिटी के लिए जो है लिस्ट को बदला जा सकता है, ये क्या है? म्यूटेबिलिटी है। टपल को नहीं बदला जा सकता, ये इम्यूटेबिलिटी है। मेंबरशिप ऑपरेटर, यकीन मानिएगा ये जो क्विक रिवीजन मैंने लिखी है ना, क्विक रिवीजन पाइथन की, इन्हीं से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा, यकीन माननेगा। और देख लेना, पाइथन से अगर क्वेश्चन पूछेगा ना तो सिर्फ इन 15-16 पॉइंट से ना पूछे ना तो मेरे को आके बता देना मेरे भाई, ठीक है। पाइथन का ये निचोड़ लेके आया हूं। कितने पेजेस की पीडीएफ थी? ये 70 पेजेस की पीडीएफ थी जो आप देख रहे हो ना, ये 70 पेजेस की पीडीएफ थी। निचोड़ करके मैं कितने लेके आया हूँ? 23 पेजेस लेके आया हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। और आइडेंटिटी ऑपरेटर की बात करूँ तो 2 वेरिएबल की तुलना के लिए इज और इज नॉट का उपयोग होता है। डेटा टाइप चेक, किसी वेरिएबल के प्रकार को जानने के लिए टाइप फंक्शन का इस्तेमाल होता है। और नाम का स्रोत, पाइथन का नाम एक कॉमेडी शो मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस से जो है लिया गया है मेरे भाई। एक जीके टिप है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि पाइथन क्या है, तो याद रखना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो है, आपको पता है, आप सभी को पता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसके साथ साथ ये प्रोसीजरल फंक्शन आधारित भाषा भी है, ये चीज भी याद रखना। क्या पता आपको दे दे, बताइए पाइथन लैंग्वेज है, आपको 4 ऑप्शन दे दे, जिनमें आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ना दे, वहां पर क्या दे दे? प्रोसीजरल लैंग्वेज दे दे, तो आपको प्रोसीजरल टिक करके आना पड़ेगा मेरे भाई। यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। यहां पे हमारा क्या होता है? चैप्टर खत्म होता है और यहां पर जो है हमारी सीरीज भी खत्म होती है। कल इसका लास्ट चैप्टर आएगा जिसके अंदर हम 50 एमसीक्यू करने वाले हैं कल वाले पाइथन से मेरे भाई, ठीक है। तो कल वाला चैप्टर जरूर देख लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना मेरे भाई, और अपना फीडबैक जरूर दे देना। कंप्यूटर की सीरीज हमारी कल खत्म हो जाएगी। कैसी कंप्यूटर की आपको यहाँ से नॉलेज हुई है, कैसा आपको जो है यहाँ पे डेटा मिला है मेरे भाई, ठीक है। सब कुछ बताना है, बिल्कुल फेयर तरीके से बताना है। अगर नहीं समझ आया, मैंने गलत समझाया या फिर मेरा समझ नहीं आया तो वो भी बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने आप में चेंज करने की कोशिश करूंगा मेरे भाई। आई बात समझ में? तो आज का सेक्शन हम यहीं पर रखते हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, और मिलते हैं फिर मंडे वाली क्लास में, सॉरी संडे वाली क्लास में। कल मिलेंगे भाई, कल हमारे एमसीक्यू होंगे मेरे भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रुकते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।